एंडोक्राइन सिस्टम रिलेटेड डिसीज पे चलते हैं। तो डायबिटिस मेलाइटस इज अ heterogeneous metabolic disorder characterized by chronic hyperglycemia with a disturbances of carbohydrate, fat and protein metabolism resulting from defects in insulin secretion, insulin action or both। resulting from defects in insulin secretion मतलब इंसुलिन सिक्रेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, या फिर इंसुलिन एक्शन मतलब इंसुलिन तो है, इंसुलिन प्रॉपर है, बट उसके लिए बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। मतलब जो सेल्स है बॉडी की, वो हमारी सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स देती ही नहीं है। इंसुलिन एक्ट्स थ्रू इट्स रिसेप्टर, इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, और इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, सेल सरफेस पे होते हैं। एंड दूसरी बात होती है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। क्या होते हैं? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, GLUT4, ग्लूट GLUT, ग्लूट। तो ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एक्ट होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन पे, सेल सरफेस पे ग्लूट होते हैं, और सेल सरफेस पे इंसुलिन के रिसेप्टर्स भी होते हैं। नाउ इंसुलिन, ये जो रिसेप्टर्स है इंसुलिन के रिसेप्टर्स, तो इंसुलिन रिसेप्टर से कंबाइन होता है। इंसुलिन रिसेप्टर से कंबाइन होने के बाद में फिर ये जो रिसेप्टर इंसुलिन का कॉम्बिनेशन है, ये ग्लूट जो है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूट दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इन्हें एक्टिवेट कर देते हैं। और जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एक्टिवेट होता है तो ग्लूकोज को कैच करता है सेल सरफेस पे से और साइटोप्लाज्म में लेकर जाता है। तो यहां पे बताया गया है कि जो डायबिटिस मेलाइटस होता है, इट इज रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रेशन। मतलब यदि जो पैनक्रियाज है, बीटा सेल्स, वो बीटा सेल्स यदि इंसुलिन बना ही नहीं रही है, ठीक है, या बहुत कम क्वांटिटी में बना रही है, और इंसुलिन प्रॉपरली सिक्रेट हो ही नहीं रहा है, तो उसकी वजह से डायबिटिस मेलाइटस होगा। दैट इज नोन एज टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस। ये जो है टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस, ये ऑटोइम्यून डिसीज है। इस डिसीज में हमारी एंटीबॉडीज, मतलब हमारी इम्यूनिटी पैनक्रियाज में बीटा सेल्स को डैमेज करती है, एंड उसके वजह से इंसुलिन सिक्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। सेकंड दिया है इंसुलिन एक्शन। इंसुलिन एक्शन मतलब जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, या जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स देते नहीं है। दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन, मतलब इंसुलिन के लिए सेल मेम्ब्रेन पे या सेल में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो यहां पे इस कंडीशन में इंसुलिन तो प्रेजेंट है, इंसुलिन सफिशिएंट क्वांटिटी में, नॉर्मल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, बट इंसुलिन के रिसेप्टर्स या ग्लूट जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ये उसे रिस्पॉन्स देते नहीं है। इस वजह से इंसुलिन की एक्शन हो नहीं पाती है। तो इसे बोला जाता है टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटस। टाइप 2 दैट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस, दैट इज NIDDM। NIDDM मतलब इंसुलिन तो है बट उसको रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। तो NIDDM का वजह क्या है, किस वजह से होता है? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ओबेसिटी की वजह से, ओबेसिटी की वजह से NIDDM होता है। अब टाइप 1 और टाइप 2 के अलावा डायबिटीज का एक और टाइप है, दैट इज जेस्टेशनल या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटस। प्रेगनेंसी, ठीक है, कई बार प्रेगनेंसी के समय भी डायबिटीज हो जाता है प्रेगनेंसी में। सो दैट इज हाइपरग्लाइसेमिया फर्स्ट डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी के समय जो डायबिटीज मेलाइटस होता है उसके भी दो टाइप्स है। फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस इन प्रेगनेंसी, सो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज फर्स्ट डायग्नोस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जेस्टेशनल दैट इज hyperglycemia below diagnostic thresholds for diabetes in pregnancy. So diabetes mellitus patients usually have polyuria, polydipsia and unexplained weight loss. Polyuria मतलब frequent urination, बार बार यूरिन को जाना। Polydipsia मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगना। Unexplained weight gain, अब जब ग्लूकोज का यूज ही नहीं हो रहा है बॉडी में तो वेट लॉस तो होगा ही, अनएक्सप्लेन वेट लॉस। ठीक है, देन
नेक्स्ट हाइपरग्लाइसेमिक इमरजेंसीज आर, अब डायबिटिक इमरजेंसी कौन सी, डायबिटिस पेशेंट में क्या इमरजेंसी हो सकती है, तो हाइपरग्लाइसेमिक इमरजेंसीज आर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, then hyperosmolar hyperglycemic state, that is HHS, HHS, that is hyperosmolar hyperglycemic state. Then chronic complications of diabetes are microvascular disease like retinopathy, nephropathy and neuropathy. मतलब रेटिनोपैथी दैट इज विजन लॉस, ठीक है, विजन लॉस रेटिना में प्रॉब्लम होता है, नेफ्रोपैथी मतलब किडनी प्रॉब्लम, न्यूरोपैथी मतलब ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम. देन मैक्रोवेस्कुलर डिसीज, सो कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सेरेब्रोवेस्कुलर डिसीज, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज एंड डायबिटिक फुट, डायबिटिक फुट. नाउ इटियोलॉजिक क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिस मेलाइटस. इटियोलॉजिक क्लासिफिकेशन मतलब जो हमने क्लासिफिकेशन देखा डायबिटिस का, टाइप 1, टाइप 2 एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड. तो ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन WHO क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिस 2019. तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस, मतलब ये IDDM मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस. तो समझ लीजिए इसको ठीक से. सो इट इज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स इन द पैनक्रियाज, usually leading to absolute insulin deficiency. Absolute insulin deficiency, absolute insulin deficiency मतलब जीरो इंसुलिन. It is mostly immune mediated, immune mediated मतलब autoimmune disorder. Its onset is most common in childhood and early adulthood. ठीक है, childhood and early adulthood में. Then type 2 diabetes mellitus, that is NIDDM, that is non-insulin dependent diabetes mellitus. ठीक है, so it is the most common type of diabetes. It involves various degrees of beta cells dysfunction and insulin resistance. Insulin resistance. It is commonly associated with overweight and obesity. Then next hyperglycemia first detected during pregnancy. तो ये हमने डिस्कस कर लिया है. Next one, major risk factors for type 2 diabetes mellitus are, तो family history of type 2 diabetes mellitus, family history. Second, obesity. Third, habitual physical inactivity. Habitual physical inactivity मतलब एक ही जगह पे बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना. Then race and ethnicity. Then history of gestational diabetes mellitus. Gestational मतलब related to pregnancy, pregnancy related diabetes mellitus. प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटस है, सो उसमें भी आगे जाके डायबिटीज हो सकता है. देन हाइपरटेंशन, देन डिसलिपिडेमिया, दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल इज लेस देन 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और ट्राइग्लिसराइड लेवल इज मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज, तो यहाँ पे नॉर्मोग्लाइसीमिया, देन प्री डायबिटीज लेवल और डायबिटीज. तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर है तो नॉर्मोग्लाइसेमिया, नॉर्मल है, लेस देन 100, ठीक है. 100 to 125 है तो प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. एंड अगर मोर देन 126 हो जाती है, 126 या मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो दिस इज डायबिटीज. ठीक है, अब ये जो आपको पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं ये WHO के पैरामीटर्स हैं. ये किसके है? WHO के. अलग अलग बुक में आपको अलग अलग रेंज दिखाई देगी, जैसे 70 to 110, तो कहीं पे आपको 70 to 110 दिखाई देगा, बट यहाँ पे WHO ने ये पैरामीटर्स दिए हैं, मैंने उसको कंसिडर किया है WHO को. देन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट दैट इज OGTT और 2 hour PG टेस्ट. तो इसमें नॉर्मोग्लाइसीमिया मतलब लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, प्री डायबिटीज 140 to 199 एंड डायबिटीज मतलब मोर देन 200 और मोर देन दैट. देन HbA1c दैट इज ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन. तो यहाँ पे नॉर्मोग्लाइसीमिया अगर ये लेवल लेस देन 5.7 है तो दैट इज नॉर्मल, 5.7 to 6.4 है तो प्री डायबिटिक, एंड 6.5 या अबव है तो दैट इज डायबिटीज. So random plasma glucose, that is individuals with random plasma glucose between 140 to 199 milligram per deciliter are recommended
to undergo OGTT, oral glucose tolerance test. Then मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस, तो इसमें भी नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आएगी और फार्मेकोलॉजिकल भी आएगी. तो डाइट एंड एक्सरसाइज ये हो गया नॉन फार्मेकोलॉजिकल. एंड फार्मेकोलॉजिकल में अगर टाइप 1 है तो इंसुलिन आएगा, और टाइप 2 है तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, पैरेंटरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एंड इंसुलिन, ये तीनों आएंगे. ठीक है, तो देखिए. सो मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस इंक्लूड्स स्ट्रिक्ट मील प्लान, फिजिकल एक्सरसाइज एंड ओनली इंसुलिन. टाइप 1 में इंसुलिन है और परमानेंट है, लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है. ठीक है. देन मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज. तो टाइप 2 डायबिटीज मेलेटस इंक्लूड्स स्ट्रिक्ट मील प्लान, फिजिकल एक्सरसाइज, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ओरल है, पैरेंटरल भी है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, पैरेंटरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एंड इंसुलिन.